नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग और प्रणाम इंडिया का जॉइंट कार्यक्रम देश की बात। इसमें हम लोग बात करते हैं देश के किसी बड़े मुद्दे पर, किसी जरूरी मुद्दे पर। आज दरअसल बात करेंगे महाराष्ट्र में क्या सीन बन रहा है। पिछले दिनों 2-3 सर्वे आए और उसमें एक तो CSDS का सर्वे आया था कुछ दिन पहले, और अभी 2 दिन पहले सी वोटर का सर्वे आया, और एक और इस तरह की सर्वे एजेंसी है इलेक्टोरल एज, तो उसका सर्वे भी अभी सबसे ताजा सर्वे उसका सर्वे। इन सर्वे को देखने से थोड़ा सा कंफ्यूजन तो जरूर होता है, लेकिन एक डायरेक्शन भी दिखाई देती है। हम उस डायरेक्शन के साथ साथ चर्चा करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में आज की तारीख में क्या स्थिति है, किस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, क्या ये सर्वे कोई डायरेक्शन बता पा रहे हैं, और वहां का असेसमेंट मोटे तौर पर क्या है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रणाम इंडिया के संपादक प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है इस ज्वाइंट कार्यक्रम में। आपका चैनल और मेरा चैनल जो प्रणाम इंडिया एंड अनब्रेकिंग के ज्वाइंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जो सी वोटर का सर्वे आया, जिसमें कई चीजें कई तरह की बताई गई, और मुझे लगता है कि सारे ये जो सर्वे एजेंसीज है थोड़ा कहीं ना कहीं 4 जून के नतीजों से काफी घबराई हुई नजर आती हैं। अगर आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के प्री पोल और एग्जिट पोल्स देखें तो उनमें भी ये चीज दिखाई दे रही थी। और ये जो सर्वे है, जैसे सी वोटर का जो सर्वे है, उससे आप कोई कंक्लूजन एज सच आप हर तरह से बच सकते हैं। ये जीत जाए तो भी ठीक, वो जीत जाए तो भी ठीक, वो सारी चीजें उसमें हैं जिसमें आप किसी को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। हर सर्वे यही कह रहा था। तो सी वोटर के जी। सर्वे को आप कैसे देखते हैं जी? देखिए, आमतौर पर जितने भी सर्वेयर हैं उनके बारे में हम अपने दर्शकों से हमेशा बात करते रहे हैं। एक धारणा स्पष्ट है कि ये सर्वे प्रो मोदी सरकार होते हैं, ये एकदम स्पष्ट है। पूरा उनका इतिहास देख लिया जाए सर्वे करने के तरीके। फिर भी क्या होता है कि चुनाव होने तक, चुनाव जब शुरू हो जाता है और उसके बाद जब एग्जिट पोल आता है, उसके बीच वो कई बार सर्वे लेकर आते हैं। तो इस समय उनकी कोशिश व्यावसायिक तौर पर जो पब्लिक का सेंटिमेंट्स है उसको, उससे जुड़ते हुए अपनी व्यावसायिकता को स्थापित करने के लिए की होती है। तो वो अपोजिशन को नकारते भी नहीं है, अपोजिशन की में उम्मीद भी जगाए रखते हैं। तो अभी आप देखिए, ये सर्वे अपोजिशन में उम्मीद जगाए रखेंगे। फिर उसका अगला जो सर्वे आएगा उसमें कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी, इनकी स्थिति थोड़ा और खराब वो बताएंगे। और एग्जिट पोल आते आते तो बोलेंगे कि मोदी ने मैजिक कर दिया है और तो पूरा बीजेपी आ ही रही है। लेकिन ऐसा तब नहीं हुआ हरियाणा में, चूंकि 400 का नारा 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से एग्जिट पोल फेल हुआ था। तो हरियाणा में उनको हर तरह के फीडबैक थे कि कांग्रेस तो आ ही रही है, उनका सर्वे कह रहा था आ रही है। तो उन्होंने सोचा हम एकदम से अगर उलट देंगे तो कल से तो हमें कोई देखेगा ही नहीं। तो उन्होंने एग्जैक्ट बातें बताई कि कांग्रेस आ रही है और प्रचंड बहुमत से आ रही है। वो बातें सुबह में सबको सही दिखी। आज भी चुनाव आयोग के आंकड़ों में वो सत्य बातें मौजूद है। 74 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, और बैलेट पेपर में आगे रहना और ईवीएम में पिछड़ जाना, लोग कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग नेचर होते हैं। लेकिन ऐसा थोड़े होगा कि बीजेपी बैलेट पेपर में आगे रहेगी तो ईवीएम में भी आगे रहेगी, और कांग्रेस आगे रहेगी बैलेट पेपर में तो ईवीएम में पिछड़ जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन ऐसा हुआ, इसीलिए अविश्वास भी है। और अभी अभी की ताजा खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का जो जवाब आया था, कांग्रेस पार्टी को जो उन्होंने धमकाया था कि आप बेवजह शिकायत लेकर चले आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने लीगली चैलेंज करने का फैसला किया है
चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को और कहा है कि आपका व्यवहार जो है वो चुनौती देने योग्य है, आप अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं, इसलिए हम वो रास्ता तय करेंगे। ये बात बतानी जरूरी थी, इस सर्वे पर बात करने से पहले इस अपडेट को बताना जरूरी था। अब आइए कि जो सर्वे दो किस्म के आए हैं, दो सर्वे का जिक्र। एक तो पहले आपने सवाल किया जो सी वोटर का सर्वे जी। सी वोटर का सर्वे आमतौर पर यह बता रहा है कि 51.3% लोग एकनाथ शिंदे की सरकार को बदलना चाहते हैं। ये साफ तौर पर बता रहा है। इसका मतलब जनता 51.3 बहुमत से ज्यादा है, तो सरकार बदलने जा रही है, ये सी वोटर का सर्वे कहता है। लेकिन इसके साथ ही ये सर्वे ये भी कहता है कि कुछ करीब 41% लोग हैं जो कि इस सरकार को बनाए रखना चाहते हैं। ये बात भी सही है, दोनों तरह के सर्वे। और 4% लोग अभी इनडिसिसिव हैं। इसके अलावा जो ये सर्वे बात कह रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंटली बताना जरूरी है कि बीजेपी शिवसेना सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा, तो सी वोटर का सर्वे कहता है कि अच्छा रहा बोलने वाले 12.5%, औसत बोलने वाले 21.5% और खराब बोलने वाले महज 23.2%। तो कुल मिलाकर के औसत और अच्छा को जोड़ शिंदे सरकार को अच्छा बता रहे हैं। तो जब जनता एकनाथ शिंदे की सरकार और बीजेपी की संयुक्त सरकार को 74%, कुछ छोटा मोटा संख्या नहीं है, छोटी मोटी संख्या नहीं है, अच्छा बता रहे हैं, तो फिर 51.3% लोग सरकार को बदलना क्यों चाहेंगे जी? ये सर्वे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, अपने ही आंकड़ों को काट रहे हैं। इस सर्वे से हमें कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन जो कि मैंने पहले कहा कि सर्वे जो है प्रो मोदी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सर्वे करते हैं, तो ये सर्वे डेफिनेटली ऑपोजिशन के फेवर में जा रहे हैं। इसको हमने अपने शीर्षक में जो लगाया है कि महाराष्ट्र में आ रही है कांग्रेस, हमने ये नहीं लिखा है कि महाराष्ट्र में आ रही है महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी तो आएगी, लेकिन कांग्रेस के दम पर आएगी। वो क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक और सर्वे आया है, उसकी भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उसके मुताबिक कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में लीड लेती दिख रही है। जाहिर बात है, तो उसको देख ही लेते हैं एक बार। जी जी, दिखाया जाए प्लीज, एक बार देख लेते हैं। ये दरअसल इन्हीं के हम ट्विटर हैंडल से दे रहे हैं। इसमें महाविकास आघाड़ी को 157 सीटें मिलती हुई बताई गई और उसमें से कांग्रेस को 68, एनसीपी शरद पवार को 44 और यूबीटी को 41, समाजवादी पार्टी 1, सीपीआईएम 1 और पीडब्ल्यूपी 2 और महायुति को 117 सीटें। तो ये, और अगर आप इस तरह से देखें तो बीजेपी को 79, कांग्रेस को 68, एनसीपी को 44, यूबीटी को 41 और शिंदे शिवसेना को 23, एनसीपी अजित पवार को 14 और अदर्स को 19 सीटें इसमें मिलती हुई बताई जा रही। तो ये इलेक्टोरल एज का सर्वे है और इनके सर्वे काफ़ी पिछले दिनों हमने देखे, जम्मू कश्मीर में सीट वाइज जिन्होंने किया था, तो कश्मीर का तो काफ़ी हद तक सही था, तो इसलिए इसका जिक्र भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जी प्रेम कुमार जी। जी जी, तो जो आप दिखा रहे हैं आंकड़े, वो निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो हालत यह है कि पिछली बार के इलेक्शन को देखें तो एनसीपी और शिवसेना ये दोनों जब एकजुट थी तो दोनों 56 और 54 सीटें लेकर आई थी जी। तो 110 सीटें इनके खाते में थी। अब ये 4 पार्टी बन चुकी है, ठीक है, और चारों पार्टी का अगर आप योग देखें तो जो ये क्या नाम है, इलेक्टोरल एज जो इलेक्शन का सर्वे दिखा रहा है, उसमें शरद पवार की पार्टी को 44, उद्धव ठाकरे को 41 यानी और शिंदे को 23 और अजित पवार को 14 और 37 सीटें।
जी 85 और 37 यानी 92 और 30 122 हो जाती है। ठीक है, जी 110 का आंकड़ा 122 हो जाता है। इन दो दल जो अब 4 दल हो गए हैं। ठीक जी है, अब इसमें बड़ा 122 का 85 जो सीट्स है वो महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के लीडरशिप वाले महाविकास आघाड़ी में आ गाड़ी जाता के है। पास। जी तो अब 85 का ये जो फोर्स है कांग्रेस को बहुत स्ट्रेंथन करता है। अब कांग्रेस और बीजेपी का परफॉर्मेंस पर नजर डालने की जरूरत आ जाती है। तो बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछली दफा 105 सीटों का था, इस बार इसमें 79 सीट बता रहे हैं, यानी कम से कम 26 सीटें घटती दिख रही हैं। और कांग्रेस के पास में उस समय मेरे ख्याल से हमें ध्यान आ रहा है 34 सीटें थी कांग्रेस की, नहीं 44 सीटें थी, 44 सीटें, 44 सीटें 44 में 68 हो रहा है। इसका मतलब करीब 50% सीटें बढ़ रही है कांग्रेस की, 24 सीटें बढ़ रही है। तो 24 सीटें कांग्रेस की बढ़ रही है और बीजेपी की घट रही है करीब 26 सीटें। 26 सीटें घट रही। हाँ, ये जो फर्क है बीजेपी से उठ के आ जाना कांग्रेस के पास में, और जो 4 पार्टी बची उसमें भी बीजेपी के साथ जो शिवसेना और एनसीपी है उसको अगर हम देखें तो 14 और 23 37 सीटें मात्र आ रही हैं। तो हर तरह से लॉस जो है महायुति गठबंधन का है। बीजेपी की सीटें घट रही है, उनके मुकाबले जो कि 122 हैं, कहां 122 और कहां 37, यानी असली उद्धव ठाकरे की असली शिवसेना उद्धव ठाकरे, असली एनसीपी बीजेपी शरद पवार, और उसके बाद बीजेपी कांग्रेस में भी कांग्रेस अपनी सीटें ज्यादा बढ़ा रही है, इसके बावजूद कि बीजेपी का फिगर बढ़ा है और बीजेपी की सीटें घट रही है। अब ये पिक्चर जो है एकदम साफ है, पिक्चर साफ है कि कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस की 50% सीटें बढ़ रही है और उनके अलाइज भी स्ट्रांगली उनके साथ मजबूत होकर के आ रहे हैं। इसीलिए इस चर्चा का जो शीर्षक है वो है महाराष्ट्र में कांग्रेस आ रही है। जी देखिए, इसके अलावा अगर इन्होंने डिटेल क्षेत्रवार भी दिए हैं कि जो बहुत चर्चा रहती है कि मराठवाड़ा और विदर्भ, ये 2 ऐसे हैं, एक जगह 62 सीटें हैं, एक जगह 46 सीटें। तो 62 और 46 इनमें जो मेजॉरिटी सीटें ले जाएगा, ये कांग्रेस यहाँ पर मजबूत दिखाई देती। तो इस सर्वे में ये भी देखना रोचक होगा कि इन जगहों पर क्या है, क्या स्थिति है। तो अगर आप इसको देखें तो विदर्भ में जहां 62 सीटें हैं वहां महाविकास आघाड़ी को 38 सीटें मिल रही हैं और महायुति को 18, अदर को 6। और मराठवाड़ा में जहां 46 सीटें हैं वहां 27 सीटें महाविकास आघाड़ी और 18 महायुति, अदर्स को 1। आप देखेंगे अदर्स थोड़ी ज्यादा कई जगह दिख रही हैं। विदर्भ में 6 सीटें दिख रही हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र में 35 सीटें हैं, यहां पर महायुति को बढ़त है। महाविकास आघाड़ी 14 मिलती हुई दिखाई दे रही है और 20 महायुति को दिखाई दे रही है। मुंबई का सबसे इंटरेस्टिंग है, मुंबई में 36 सीटें हैं जिसमें मेजॉरिटी सीटें 22 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलती हुई इस प्री पोल सर्वे में दिखाई दे रही, महायुति को सिर्फ 14। कोंकण में जरूर जो एमएमआर कोंकण है, कोंकण में जरूर 15 सीटें एमपीए और यहाँ ज्यादा सीटें दिखाई दे रही हैं, 19 महायुति। और वेस्टर्न महाराष्ट्र जैसे आते हैं वहां 70 सीटें, वहां फिर महाविकास आघाड़ी को 41 और महायुति को 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इस सर्वे के हिसाब से। तो अब इसको कैसे देख, विदर्भ का जैसे है या मराठवाड़ा का है और वेस्टर्न महाराष्ट्र, अगर इन 3 को ही देख लें तो जैसा जो दिखाई दे रहा, जो बातें हो रही हैं और जिस तरह की जहां जिसकी मजबूती दिख रही है, लोकसभा चुनाव में जो मजबूती दिखाई दी, लगभग उसी को रिफ्लेक्ट करता हुआ ये जो सर्वे है, सर्वे में उसी का रिफ्लेक्शन आ रहा है मोटे तौर पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसे अजित पवार की पार्टी, इनको आप देखिए, आपने तो रीजन वाइज दिखाया, मैं थोड़ी दूसरी बात दिखा रहा हूं
कि अजित पवार की पार्टी को 4 में से 1 सीट मिली थी, 25% का परफॉर्मेंस था। और इस बार भी आप असेंबली सीट्स में देखिए 14 सीटें मिलती दिख रही है उनको, और लगभग 51 पर वो लड़ रहे हैं, तो 27% का परफॉर्मेंस दिख रहा है। ऑलमोस्ट 25 और 27 बराबर समझिए, यानी हर चौथी सीट अजित पवार जीत रहे हैं। तो हम बहुत पहले भी कहते रहे कि सबसे कमजोर खड़ी है अजित पवार। यहाँ तो 14 सीट दिख रही ना, मेरे हिसाब से तो उनको और भी कम आएगी, 14 नहीं आएगी, सबसे कमजोर कड़ी वही है। तो ये जो है बहुत बड़ा लॉस अजित पवार की पार्टी अपने महायुति को देने जा रही है। इसी तरीके से परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो हालांकि बीजेपी के पोजीशन सुधरी हुई है उस लोकसभा चुनाव के मुकाबले। लोकसभा चुनाव में उनको कम सीटों पर बढ़त थी, 50-55 सीटों पर, कुछ मुझे संख्या याद नहीं है, अभी वो बड़ी हुई दिख रही है। लेकिन इसके अलावा बाकी एकनाथ शिंदे हो या दोनों या एनसीपी अजित पवार हो, इनका परफॉर्मेंस गिरा हुआ है लोकसभा चुनाव के हिसाब से या उसी के आसपास है, ये हमें दिख रहा है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से थोड़ा बेटर महायुति गठबंधन करती हुई दिख रही है, लेकिन ओवरऑल वही सिचुएशन झलक रहा है सर्वे में। जी, लेकिन जैसे अजित पवार की बात की आपने, अजित पवार ने कुछ टिकट ऐसे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी जिनको नहीं चाहती, और उसके चलते शिंदे शिवसेना के कैंडिडेट भी वहां पर खड़े हो गए। जैसे मैं बात कर रहा हूं मलिक की, तो अब उसमें फडणवीस जिस तरह का स्टैंड, या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का स्टैंड लिया था और जिस तरह से मना किया था अजित पवार को कि इनको टिकट नहीं मिले, अजित पवार ने उनको टिकट दिया, और जिन पर देशद्रोह, दाऊद और दुनिया भर के मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा चुकी है, जेल में भी बंद रख चुकी। ये कैसे इम्पैक्ट डालेगा? क्या इसका कोई इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट पर, महायुति के प्रोस्पेक्ट पर पड़ने वाला है, या फिर ऐसे ही निकल जाएगा ये मामला? देखिए, इस बार बागी बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं जी, और मैंने जो अखबारों में देखा था आंकड़ा, वो 155 के करीब बागी तो महायुति में है, 155 जो कि चिन्हित थे, और जो चिन्हित नहीं होंगे वो और भी संख्या में होंगे। आप जो देख रहे हैं कि 19 की संख्या में अदर्स है ना, तो ये उसी का कारण है, वही कारण है। और दूसरी बात है कि हमने कहा भी है अपने दर्शकों से बातचीत में कि इस बार का चुनाव महाराष्ट्र का ऐसा है कि बीजेपी को अपने कमल के निशान पर भरोसा नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो अपने सहयोगी दलों को कहती है कि हमारे कमल के निशान पर आकर के चुनाव लड़ लीजिए, आपका उम्मीदवार हमारा निशान। राष्ट्रीय लोकदल में भी आपने देखा है, दूसरे सब सहयोगी दलों को भी उन्होंने टिकट दे करके अपना कमल का निशान पकड़ाया है। लेकिन महाराष्ट्र में डिफरेंट है। महाराष्ट्र में है कि हमारा नेता ले लीजिए और अपना सिंबल दे दीजिए, अपना सिंबल दे दीजिए। आप समझ रहे हैं? ऐसे 6 लोगों को शिंदे शिवसेना में टिकट दिलवाया गया है। कुल मिलाकर के सर, हम बहुत पहले से कह रहे थे, बीजेपी ने 20 नेताओं को ऐसा प्लांट करने की योजना बना रखी थी, उसमें से 10-12 दिख रहे हैं, एनसीपी और शिवसेना मिलाकर के, दोनों मिलाकर के 10-12 दिख रहे हैं जी। और दिख नहीं रहे, कुछ हिडन भी हैं, कुछ हिडन भी हैं जो पता नहीं चल रहा है कि वो किसके हैं। तो मेरी सूचना बिल्कुल सही थी, 20 नेताओं को उन्होंने इम्प्लांट किया है अपने सहयोगी दलों के बीच में, 20। ये कमल को लेकर के जो उनका जो एक सुरक्षा भाव है कि कमल के निशान पे हम जीत नहीं सकते हैं, ये महायुति की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आई है। जो लीडरशिप दे रहा है उसी को अपने कमल निशान पर भरोसा नहीं है। तो यही कारण है कि महायुति पिछड़ रही है। ये हम एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोल लीजिए, फिर नहीं, आप अपना कंटिन्यू रखिए। तो इससे आगे हम बढ़े तो हम ये देखते हैं, जैसे नवाब मलिक का उदाहरण है, उनकी बेटी सना का है। बीजेपी का एक थ्योरेटिकल था कि नवाब मलिक दाऊद के आदमी जी, और वो लगातार विरोध करते रहे। तो दाऊद के आदमी है तो उनकी पार्टी को आपने अपने साथ लिया, तो दाऊद के आदमी को भी तो लिया जी।
अब इलेक्शन का समय आया तो कहा कि उनको टिकट मत दो, तो चलिए उनकी बेटी को दे दिया। तब बीजेपी, नहीं नहीं, उनको भी टिकट दिया है, दोनों खड़े हाँ हैं। मैं सपना वो भी मलिक भी बता रहा खड़ी हूँ, है जी। वो भी मैं बता रहा हूँ। पहले तो उनकी बेटी को दिया, जहां से जीते थे नवाब मलिक वहां उनकी बेटी खड़ी हुई। हाँ उसके बाद नवाब मलिक उनकी बेटी के खिलाफ में जो उम्मीदवार खड़ी हुई, वो आपको स्वरा भास्कर के हस्बैंड को खड़ा कर दिया गया। स्वरा भास्कर के हस्बैंड जो हैं वो आपको अबू आसमी के फ्रेंड हैं, जी माना जा रहा है कि उन्होंने ही खड़ा किया। अब नवाब मलिक ने सोचा मेरी बेटी को हराने के लिए तुमने अपने दोस्त को भेज दिया, तो मैं तुम्हें हराने के लिए तुम्हारी जगह आता हूं। तो ये इस हिसाब से आए। अब यहाँ इसमें एक थ्योरी ये है, लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि नवाब मलिक बीजेपी का ही कैंडिडेट है। बीजेपी ने जानबूझ करके इनको हराने के लिए, अबू आजमी को हराने के लिए उन्होंने सोचा कि अबू आजमी का वोट कैसे बटेगा, तो मुस्लिम एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी अगर नवाब मलिक खड़े हो जाएंगे तो वो वोट तो तब काटेंगे ना जब वो एंटी बीजेपी कहलाएंगे। तो उनको और गाली दो और दाऊद का इब्राहिम का आदमी बताओ, उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया। तो उससे क्या हुआ कि मुस्लिम मतदाता भ्रम में आएंगे कि अरे ये नवाब मलिक असली आदमी है बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला, इसको देखो दाऊद का आदमी बताता है, बदनाम करता है, राष्ट्र विरोधी बताता है। तो अबू आजमी का जो वोटर है वो कंफ्यूज होगा। तो इसलिए उन्होंने ब्रांडिंग की और हमले करके, तो ताकि समाजवादी पार्टी को हराया जा सके। ये भी एक थ्योरी है, और ये दोनों थ्योरी अपनी जगह सही है, अपनी जगह पर एक दूसरे को काटती नहीं, दोनों थ्योरी चल रही है जी। और नहीं, इसमें एक बात और है कि नवाब मलिक ये महाराष्ट्र की सियासत में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी जी, नहीं, मैं कह रहा हूं इसमें एक चीज और आ रही है, जो वो ये कि नवाब मलिक को ये लग रहा था कि अजित पवार हमको टिकट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के दबाव, एक तरी ये भी है। तो वो निर्दलीय अपना नामांकन करना चाहते थे अबू आजमी के खिलाफ। लेकिन इन्होंने कहा, अजित पवार ने कहा कि नथिंग डूइंग, बीजेपी हमारी पार्टी के टिकट तो तय नहीं करेगी, आपको टिकट मिलेगा और सिंबल पे लड़ना है। ये थ्योरी भी चल रही है कि भाई ये चीज भी है। अगर ये चीज भी है तो इसका मतलब अजित पवार एक अलग तरह से महायुति के अंदर काम कर रहे हैं। अजित पवार ने एक बड़ा जोखिम उठाया, और जोखिम ये दिखता है। मैंने जो अंदर खाने की बात कही वही सही है। अजित पवार में अभी इतना दम नहीं है कि बीजेपी की इच्छा के विरुद्ध नवाब मलिक को जाकर के टिकट दे देंगे, ऐसा इन्होंने दिखाया है, पोल्स किया है। क्योंकि वो थ्योरी तो यहाँ इसी से पुष्ट हो रही ना कि अगर वो नहीं देते तो निर्दलीय हो जाते, तो फिर अबू आजमी को क्या टक्कर देते, महायुति में रह के टक्कर देंगे, एंटी बीजेपी का टैग लेकर के वो टक्कर देंगे। तो एनसीपी ने और बीजेपी ने मिलकर पॉलिटिक्स खेला कि एनसीपी ने टिकट भी दे दिया और बीजेपी ने उसको दाऊद का आदमी भी कह दिया, और तब जाकर के उनको उतारा ये बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं। इस राजनीति को समझना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा, बहुत एकदम समझने की जरूरत है। जी। एक और थोड़ा अलग तरह की बात, हरियाणा के नतीजे आने के बाद जिस तरह से एक माहौल बनना शुरू हुआ था, और ये था कि इस हरियाणा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहां से जो मोमेंटम उसको मिलता हुआ दिखाई दिया है, जो उसने क्लेम किया, उसे लेकर के वो महाराष्ट्र पहुंचेगी और महाराष्ट्र के चुनाव में उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आज की तारीख में हरियाणा के नतीजों का कोई फायदा मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं दिखता? क्योंकि महाराष्ट्र में लग ही नहीं रहा है कि आप पहले एक ऐसा टक्कर वाला चुनाव जीत करके आए हो, जैसे भी जीते हो, लेकिन जीत के तो आए, उसका कोई कहीं भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में। इसकी क्या वजह है आपको लगती है? देखिए, इसकी वजह जनता में तलाशनी पड़ेगी। जनता को, वोटर को अपना कॉन्फिडेंस होता है, और वोटर अपने कॉन्फिडेंस से किसी को हराता है या जिताता है।
और उसके कॉन्फिडेंस का लेवल को हम विश्लेषक मैच नहीं कर पाते या दर्शक भी मैच नहीं कर पाते, पॉलिटिकल पार्टी भी मैच नहीं कर पाती। हम सबका अलग अलग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हरियाणा के चुनाव नतीजों का सबसे ज्यादा असर दर्शकों पर और विश्लेषकों पर पड़ा है। इस बात को समझ कि सबसे ज्यादा असर इन्हीं दोनों पर पड़ा है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस आ रही है या महाविकास आघाड़ी आ रही है, वैसे ही दर्शकों की प्रतिक्रिया, त्वरित प्रतिक्रिया यही होती है, अरे आ तो हरियाणा में भी रही, हरियाणा में भी यही कह रहे थे। हाँ, त्वरित प्रतिक्रिया यही होती है। तो उससे फिर क्या होता है कि हम जो बात कह रहे होते हैं उसमें हमारा कॉन्फिडेंस हिलता है, हमारा आत्मविश्वास हिलता है कि हमारे दर्शक हमारी बात को नकार रहे हैं। तो ये एक हरियाणा इम्पैक्ट यहीं पर सबसे ज्यादा है। हरियाणा इम्पैक्ट वोटर में नहीं है, वोटर अपनी जगह दुरुस्त है। वोटर जब फैसला देगा, आप देखते हैं कि एक राज्य में कुछ फैसला आता है, दूसरे राज्य में कुछ आ जाता है, ये तो इस देश में हमेशा से देखा गया है। लेकिन महाराष्ट्र में जब वोटर वोट करेगा तो बीते वो जरूर याद करेगा कि हम जो सरकार बनाते हैं उस सरकार से अलग क्यों सरकार बन जाती है, इस बीच में हमारे दिल को तोड़ने वाली बातें क्यों हुई, क्यों लोकतंत्र में अवैध सरकार बनी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसलिए भी मैं बोल रहा हूं, क्यों बनी, कैसे पार्टियां टूट गई, लोग बिक गए, वो सारी चीजें हरियाणा वहां की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। इसके अलावा जो कुछ मुद्दे होंगे जो जनता के सामने स्पष्ट हैं, वो सर्वे वाले वो मुद्दे नहीं बताएंगे। आप देखिए जो मुद्दे सी वोटर बता रहा है, सी वोटर बताता है कि आरक्षण, मराठा आरक्षण मुद्दा है, स्लम का पुनर्विकास मुद्दा मुद्दा है। अब बताइए कितना हास्यास्पद है, जनता के बीच में एमसीपी में टूट मुद्दा हो जाएगा, बड़ा मुद्दा हो जाएगा। स्लम का पुनर्विकास तो बात समझ में आती है, पुनर्विकास नहीं होगा, जमीन छीना गया है ये मुद्दा होगा, छीना गया है जी, मुद्दा नहीं होगा। जनता से जमीन छीन करके अडानी को दिया जा रहा है, मुद्दा ये है। उसको वो लोग पुनर्विकास बोल करके सौंदर्यीकरण कर रहे हैं मुद्दे का भी। अरे मुद्दे का कहीं सौंदर्यीकरण होता है? आप यहाँ देखिए रोजगार मुद्दा है, उसकी कहीं चर्चा नहीं है सी वोटर के सर्वे में। भाई गुजरात में जा रहे हैं महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट, वहां का बड़ा मुद्दा है। हाँ, गुजराती राज कर रहे हैं महाराष्ट्र में जी, वो बड़ा मुद्दा है। दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है, वो बड़ा मुद्दा है। सबका लबोलुआब वही है, लेकिन इस मुद्दे को ये जो सर्वे करने वाले आने नहीं दे रहे हैं, अपने क्वेश्चन का हिस्सा भी नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये एक खास तरीके से बनाया हुआ सर्वे है। इस सर्वे पर भरोसा करने हम नहीं बोलते, हम सर्वे के बहाने बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। हम सर्वे की पुष्टि नहीं करते, हम तो खारिज करते हैं इन सर्वे को। इस सर्वे, ऐसे सर्वे से बड़े परिणाम निकलकर सामने आएंगे। जैसे कांग्रेस को 11% वोट हरियाणा में मिले, वो जनता का उभार जो था वो दिखा, उस तरह से यहाँ भी ये दिखेगा। और जो ट्रेंड दिख रहा है ना, कांग्रेस की भी सीटें बढ़ रही हैं, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं। मुझे तो प्रेम जी ये दिखाई दे रहा है, जो मैं दूर बैठ करके और जो सूचनाएं अखबारों में आती हैं और पत्रकार मित्रों से मिलती हैं, उनसे जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लगता है वहां सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस निकलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सर्वे में जैसे भारतीय जनता पार्टी को बताया गया, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वहां होगी। और उसकी बड़ी वजह यह है, जो मराठवाड़ा और विदर्भ, इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। और नागपुर को थोड़ा छोड़ दें, बाकी हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। और सीटें कुल मिला के यहां से आती हैं 108 सीटों में मेजॉरिटी सीटें कांग्रेस मुझे लगता है यहां से ले जाएगी। और जो सीटों का बंटवारा है उसमें भी वो ज्यादा सीटों पे ही लड़ रही है। तो कांग्रेस
अगर इन 108 सीटों में 35-40 सीटें भी कांग्रेस की आती हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि वो फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र भी है, मुंबई भी है, सीटें तो आएंगी ना दूसरी जगह से भी। तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस मुझे आती हुई वहां दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दिख रही। और दूसरी बड़ी पार्टी शरद पवार की पार्टी दिख रही है, मतलब बीजेपी के बाद। आपको क्या लगता है इस? देखिए, क्षेत्रवार देखें तो बीजेपी के बाद नहीं, शरद पवार की पार्टी मराठवाड़ा में, विदर्भ में सब मिला के देखेंगे तो बीजेपी के आसपास या उसके खड़ी दिखेगी। हो सकता है ज्यादा ही हो, लेकिन कांग्रेस का स्टेक यहाँ पर ज्यादा है, और जो कांग्रेस ज्यादा लड़ भी रही है इन सीटों पर, तो हमें लगता है कि कांग्रेस का जो आंकड़ा अच्छा है, इसीलिए विदर्भ और मराठवाड़ा में आपको 62 सीट में 38 सीट महाविकास आघाड़ी को मिलना, ये 2/3 सीट करीब हो जाता है। हाँ, हो जाता है। 46 में 27 सीट जीतना, वो भी लगभग 55-60% के बीच बैठेगा। तो ये एक बहुत अच्छी सफलता है। तो ये निर्णायक भी आप कह सकते हैं कि मराठवाड़ा और विदर्भ में जो लीड करेगा वो सरकार बनाएगा, उस हिसाब से भी ये निर्णायक है। और हाँ, मुंबई के इलाके में जो 36 सीटें हैं, उन 36 सीटों में अगर महायुति पिछड़ रही है, इसका मतलब है कि असली और नकली शिवसेना का भी फैसला हो रहा है। हाँ, ये मुंबई से फैसला हो रहा है कि मुंबई में 22 सीटें महाविकास आघाड़ी को, महायुति को 14 सीटें हैं। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे यहाँ लीड कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सीटें तो उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। 18-19 सीटें वो लड़ रहे हैं, और कांग्रेस को 10 के आसपास कुछ सीटें मिली हुई हैं मुंबई में। तो ये आंकड़ा भी कंसोलिडेट कर रहा है पूरे कोंकण 19 सीट पर है, यानी 50% इससे एक सीट कम ही है महायुति को, मुंबई को, MMR कोंकण इलाका जो है वहां। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में यहाँ देखिए 70 सीटें हैं, और 70 में 41 महाविकास आघाड़ी के पास। ये लीड भी बड़ी लीड है जी। वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी को बड़ी लीड है, और 28 सीटों पर सिर्फ महायुति है। तो मुझे लगता है कि इलाका वाइज भी जो महाविकास आघाड़ी है वो लीड कर रही है। नंबर ऑफ रीजन्स जो दिख रहे हैं, नंबर ऑफ रीजन्स मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 में सिर्फ एक जगह ही आपको आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है महाविकास आघाड़ी। एक जगह, सिर्फ एक बल्कि 2 जगह, एक नॉर्थ, एक कोंकण है और एक और है नॉर्थ महाराष्ट्र है। हाँ, नॉर्थ महाराष्ट्र में आगे है महायुति, और दूसरा कोंकण इलाके में, यही 2 इलाके में। लेकिन वो जो बढ़त है वो बहुत जबरदस्त नहीं है, जिस तरह से इन लोगों की है वैसी नहीं है। नॉर्थ महाराष्ट्र भी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि 35 सीटों में 14 MVA है, 20 महायुति है। और कोंकण में भी अगर आप देखें तो 39 में 15 MVA है और 19 महायुति है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जैसे आप देख रहे हैं विदर्भा में है या वेस्टर्न महाराष्ट्र में जिस तरह से इन लोगों का है, वैसा बीजेपी या महायुति का नहीं दिखाई दे रहा है दोनों जगह। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये फर्क तो है, मगर जो बढ़त मिल रही है महाविकास आघाड़ी को वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है। ये भी आप देखिए एक्सपेक्टेड लाइन पर है, और लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी है, दोनों बातें जी। हाँ, अच्छा, अब इस बात पर आते हैं, कल प्रधानमंत्री ने 2 भाषण किए। एक तो पटेल जयंती के मौके पर किया, और एक वो दिवाली जो मनाते हैं सुरक्षा बलों के साथ, उसमें किया एक भाषण। उनमें जिस तरह की बौखलाहट दिख रही थी, क्या उसके पीछे महाराष्ट्र में महायुति की जो स्थिति है
क्या वो रोल प्ले कर रही है उनकी बौखलाहट में? अगर आप उस सुने उनके भाषण को, तो मैंने बहुत दिनों के बाद उस तरह से झल्लाते हुए और बिल्कुल खूंखार तरीके से कांग्रेस को निशाना बनाते हुए, और इस रॉ में जो उन्होंने भाषण किया है उसमें जो बातें कही उसमें कुछ तो हास्यास्पद है, क्योंकि वो जो खुद कर रहे हैं उसी को मढ़ रहे हैं दूसरे पर। इन भाषणों को अगर आप देखें, क्या आपको लगता है कि उन्हें आज की तारीख, जैसे हरियाणा चुनाव के बाद ये कहा जाने लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो उनका जो निराशा आई थी, उनमें हताशा आई थी, या वो जो कमजोर हुए थे, नैरेटिव तो कोई था ही नहीं उनका, तो जो कमजोर हुए थे कहीं ना कहीं उनको ताकत मिल गई। क्या वो ताकत महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही उनकी खींच ली है उसने, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से कर रहे हैं? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि जब लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रिजल्ट आए थे, तो अपोजिशन में एक निराशा पैदा हुई थी और सत्ता पक्ष में बहुत उम्मीद जगी थी, और उसी उम्मीद का परिणाम था कि वो 400 पार का नारा भी दे रहे थे जी। लेकिन अपोजिशन ने अपने आप को संभाला, और हम कहते हैं ना, जनता इन बातों से बिल्कुल वोटर ऊपर होता है, और वोटर ने एक अलग किस्म से फैसला किया। ठीक वही फेनोमेना अभी भी है। अभी जो नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में जिस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, यही पहले फ्रस्ट्रेशन नहीं कहलाता था। यही बातें वो पहले भी बोलते थे, अर्बन नक्सल बोलते थे, और तो वो आक्रमण कहलाता था। आज फ्रस्ट्रेशन क्यों कहला रहा है? तो उसकी कुछ समसामयिक परिस्थितियां हैं। वो उन परिस्थितियों पर हम बस चिन्हित कराएं तो वो परिस्थितियां, अब थोड़ा सा आप देखिए, विदेशी मोर्चे से है, बहुत बड़ी परिस्थिति है कि अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है 19 संस्थानों पर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और मोदी रिजिम में तो पहली बार हो रहा है। भाई हमने एटॉमिक और अमित शाह पर कनाडा ने जो आरोप लगाया है, अमेरिका भी उसको साथ दे रहा है उस पर, ये भी है। हाँ, और अमेरिका कहा है कि ये चिंताजनक है। हाँ। जो कनाडा के उप विदेश मंत्री ने जो खुलासा किया कि वाशिंगटन पोस्ट को जिस वरिष्ठ मंत्री के बारे में उन्होंने बताया था, वो मंत्री और कोई नहीं, अमित शाह थे। अमित शाह जब उन्होंने नाम ले लिया और तब अमेरिका ने कहा कि ये चिंताजनक है, तो ये वास्तव में हिंदुस्तान की सरकार के लिए चिंताजनक होगी। अभी तक एक प्रतिक्रिया भारत ने नहीं दी है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों कहा। बहुत खतरनाक, ये फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल यहां से पैदा होता है, क्योंकि वो सिर्फ ये मामला नहीं है, वो मामला है, आरोप कितना गंभीर है कि भारत के गृह मंत्री कनाडाई मूल के कनाडाई नागरिकों की हत्या के मुहिम पर मुहर लगा रहे हैं और संचालन कर रहे हैं। ये आरोप है। अभी ये आरोप कनाडा हो सकता है, भारत के साथ खराब रिश्तों के कारण आरोप लगाता हूं, तो अमेरिका को तो कम से कम साथ नहीं देना चाहिए। वो भारत का मित्र भी रहा है, व्यापारिक मित्र रहा है, हमारा व्यापार बढ़ा है, सारी चीजें हैं। और उसके बाद ग्लोबल सिचुएशन में भारत को नाराज करोगे तो अमेरिका को इस बात की भी चिंता नहीं दिख रही कि भारत रूस की तरफ जा सकता है, चाइना की तरफ जा सकता है, चाइना और भारत के बीच में डिसएंगेजमेंट की बात भी हो रही है, इसकी भी अमेरिका को चिंता नहीं है। तो ये खतरनाक पहलू है। दूसरा, क्योंकि अब उस विषय पर बोलेंगे तो फिर बड़ी चर्चा हो जाएगी। लेकिन मैं उस पॉइंट को बता रहा हूं जहां से फ्रस्ट्रेशन आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। दूसरा है कि जो रिविलेशन जो पवन खेरा लगातार कर रहे थे और खबर बना नहीं पा रहे थे, राहुल गांधी ने उनको एक्कम्पनाई होकर के उस खबर को खबर बना दिया, और पूरे देश में ये खबर मैसेज की तरह जा रहा है कि ये मोदी सरकार तो अडानी के लिए ही काम करती है, ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। ऐसे राहुल नहीं बोल रहा है, ये बात लोगों के मन में जा रही है। क्या किया है ये आम पब्लिक कभी ना समझेगी, ये बौद्धिक जगत के लोग ही समझेंगे, लेकिन परसेप्शन जो है वो बनने लगा है। तो इसका फ्रस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी जी पर दिख रहा है। इस फ्रस्ट्रेशन को वो कैसे उतारेंगे? महाराष्ट्र का चुनाव है,
महाराष्ट्र के चुनाव से इंटरनल खबर उनको साफ साफ मिल रही है। ये सर्वे जो है ये उनको ही तो मैसेज है कि क्या हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी को दिख रहा है कि यहाँ से भी उल्टी खबर है, तो क्या करें। चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस ईंट से ईंट बजा रही है, आगे कुछ गड़बड़ होगा तो वो भी उसका भी हल्ला बनना है और वो भी न्यायालय के पास जाएगा। यानी जो कुछ गलत किया जा रहा है उसको कंटिन्यू करना इतना आसान नहीं है। ये संघर्ष बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो इसका फ्रस्ट्रेशन ये दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी अब कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल है अपोजिशन को। इसके अलावा उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे से पीछे भी हटाया है, क्योंकि इंटरनल भी देख रहे हैं कि आरएसएस ने भी योगी आदित्यनाथ के नारे को एंडोर्स कर दिया, बटेंगे तो कटेंगे। अब नरेंद्र मोदी ने सोचा कि अरे थोड़ा सा कुछ अलग हटके करना चाहिए, तो उन्होंने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक उसको नया रूप दिया। तो इसको इस रूप में भी देखा जाता है कि आपने उस नारे पर प्रायश्चित किया, बटोगे तो कटोगे पर प्रायश्चित करके उसको एक नए रूप में लाया और एक हिपोथेटिकल दुश्मन बनाया कि देश को एक करने के खिलाफ कुछ शक्तियां हैं जो लगी हुई हैं, और उन शक्तियों का इशारा वो कांग्रेस की ओर कर देते हैं, ऑपोजिशन की ओर कर देते हैं। और वो उस इशारे में ये भी छिपा हुआ होता है कि अमेरिका में जो घटना घट रही है, कनाडा में जो कर रही है, उसका में भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस का योगदान है। तो ये हिपोथेटिकल थ्रेट पैदा करके उस बात को वो जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली ये फ्रस्ट्रेशन ही है जी। अभी दरअसल उनके चुनावी दौरे भी शुरू होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी मुझे लगता है 6 तारीख या 5 तारीख को महाराष्ट्र जाने वाले हैं, 4 तारीख को झारखंड आने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि उन भाषणों में वो कटोगे कटोगे के नारे का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि उनके कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री एक यात्रा के दौरान उस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो खुद कल से पहले प्रधानमंत्री एक अन्य भाषण में इस बात को कह चुके, और उसमें उन्होंने यही कहा बटोगे तो बांटने वाली, कटोगे नहीं कहा उन्होंने, बांटने वाले लोग जश्न मनाएंगे, इस तरह की कोई बात कही। लेकिन ये जो बात योगी ने कही थी उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो क्या आपको लगता है जो स्थितियां हैं उससे महाराष्ट्र में और झारखंड में तो पूरी तरह से पोलराइजेशन का काम हेमंत बिस्वा शर्मा कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, और दूसरे कोई मुद्दे नहीं है। ऐसे ही महाराष्ट्र में क्या इस मुद्दे को लेकर के वो जाएंगे, बटोगे कटोगे को इशू, मतलब उसको एक नैरेटिव के तौर पे खड़ा करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं क्या? और अगर नहीं करेंगे तो उनके पास इशू क्या है जिनके जरिए वो महाराष्ट्र को मैसेज देंगे? ये अच्छा सवाल भी है और ये देखने वाली बात भी है कि महाराष्ट्र में कौन सा स्लोगन नरेंद्र मोदी उछालते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको जो महाविकास आघाड़ी बात कह रहा है उसकी काट बतानी पड़ेगी। अभी देखिए मराठा आंदोलन भी बहुत तेज हो गया है। मनोज क्या नाम है उनका पूरा, मनोज जरांगे पाटिल, हाँ मनोज जरांगे पाटिल, उनका आंदोलन भी तेज हो गया है। अभी तक बीजेपी या महायुति कोई मुद्दा खड़ा ही नहीं कर पाएंगे जी। जब मुद्दा ही आप खड़ा नहीं कर पाएंगे तो जीतेंगे क्या? और सच तो ये है कि वहां रोजगार देने की बात वो खड़ा नहीं कर पा रहे, केवल परियोजना की बात कर रहे हैं कि हम इतना हमने योजना लॉन्च कर दिए। तो लेकिन जब परियोजना की बात करते हैं तो साथ में होता है कि आपकी परियोजना तो गुजरात चली जा रही है एकदम एक सांस में, चूंकि पहले से मुद्दा बना हुआ है। आप शिवाजी महाराज का मुद्दा भी वो ठंडा पड़ता ही नहीं है, वो भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, मूर्ति टूटना, उस पर भी आप माफी भी मांग आए फिर भी वो मामला खत्म नहीं हुआ। सब बैकफायर कर रहे हैं। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि क्या वहां जाकर के फिर हिंदू मुस्लिम ही करेंगे जी, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो इस बार फायदा किसको होगा? क्योंकि हिंदुत्व के मोर्चे पर उद्धव ठाकरे को तो आप नहीं पछाड़ सकते, कांग्रेस से लड़ सकते हैं, उद्धव ठाकरे से आप नहीं लड़ सकते। और वहां पर आप आमने सामने की लड़ाई में देखेंगे बीजेपी का सबसे ज्यादा कांग्रेस के साथ में लड़ाई है
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर, किसी से देखें तो कांग्रेस के साथ है, तो उनको कांग्रेस के साथ लड़ना है महाराष्ट्र में ज्यादातर सीटों पर। तो बीजेपी, बाकी शिवसेना शिवसेना लड़ रहे हैं और एनसीपी एनसीपी लड़ रहे हैं, मोटे तौर पर देखा जाए तो, और कांग्रेस बीजेपी लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट सीन है। तो वहां पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी जो आरोप लगाती रही है उसी को दोहराएगी, मतलब नरेंद्र मोदी वही दोहराएंगे, राहुल गांधी पर हमला करेंगे, उनको देश विरोधी बताएंगे, उनको देश के दुश्मनों का साथ देने वाला बताएंगे, हिंदुत्व के नारे की बात करेंगे। दरअसल बीजेपी 2024 में भी कोई नया नारा बोल नहीं पाई, नया नारा तो दे ही नहीं सकी, राम मंदिर के नारे पर डिपेंड कर रही थी, वो कोलैप्स कर गया। तो महाराष्ट्र में भी उनके पास कोई नया नारा नहीं है, वो एक लाडली योजना है, उसी का जितना गुण गाना है गा लें, इसके अलावा कुछ बताने के लिए उनके पास है नहीं। और लाडली योजना को भी दरअसल वो शिंदे, खासतौर पर उसमें भी ऐसा मामला है कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना और अजित पवार तीनों मिल करके उसको ऑन नहीं कर रहे हैं, या किया करने नहीं दिया जा रहा है, शिंदे उसका पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जितना फायदा उसका मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं मिल रहा है, और वही स्थिति अजित पवार के साथ है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो एक आखिरी सवाल, अगर मान लीजिए कि जो असेसमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन सर्वे में, या हम जो कह रहे हैं कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लाएगी और वहां एनडीए की सरकार बनेगी, अगर ऐसा होता है, 23 तारीख को इस तरह के नतीजे आते हैं और ऐसा होता है, तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा से जो भारतीय जनता पार्टी को मोमेंटम मिला था और जो इंडिया या कांग्रेस को जो रिटार्डेशन का एक झोंका मिला था, क्या वो खत्म हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा का जो फायदा था वो फायदा पूरी तरह से नलीफाई हो जाएगा? इंडिया गठबंधन को जो 4 जून को जो मोमेंटम मिला था वो मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा? आपको क्या लगता है ऐसा, या ऐसा नहीं हो पाएगा? देखिए, हरियाणा से वो मोमेंटम तो नहीं बन पाया, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो जीत मिली उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, तो उसके पीछे हरियाणा था। महाराष्ट्र अगर अपोजिशन जीतता है, बीजेपी का अपोजिशन यानी महाविकास आघाड़ी जीतती है, तो केंद्र सरकार की स्टेबिलिटी को लेकर के जो हम लोग एक आकलन रखते रहे कि बिहार आते आते केंद्र सरकार की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये हमें दिख रहा है। या तो दोबारा चुनाव में जाना होगा या वैसी परिस्थिति होगी, तो रीअलाइनमेंट मध्यावधि चुनाव के आसार हमें दिखते हैं। तो उसका कारण उसमें महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है। महाराष्ट्र अगर चुनाव जीत जाते हैं, झारखंड भी जीतना पड़ेगा अपोजिशन को, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों अगर जीत जाते हैं और बीजेपी दोनों हार जाती है, तो भाई नीतीश कुमार तो रोज मीटिंग ही बुला रहे हैं, मतलब खतरा बना हुआ है। जेपी नड्डा जी वहां मौजूद है, मान मनोबल जारी है, और नीतीश कुमार एकदम गिरिराज सिंह के यात्रा से खार खाए बैठे हैं, उसके बाद से वो एकदम सरकार छोड़ने के लिए आमादा बैठे हैं, और वो मन भी बना रहे हैं कि विधानसभा चुनाव किसके साथ लड़ना है, ये भी सोच रहे हैं। इन चुनावों का नतीजा बीजेपी के खेमे में ज्यादा पड़ेगा, और इस वजह से हम ये देखेंगे कि जो चुनाव नतीजे आएंगे वो चुनाव नतीजे बिहार को प्रभावित करेंगे, वहां पर केमिकल लोचा पैदा करेंगे पूरे गठबंधन में, इधर और उधर दोनों तरह, और उसका असर जो है पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की शुरुआत बिहार से हुई थी। आप इस बात को समझिए। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इंतजार करते हैं 23 नवंबर का, जब नतीजे आएंगे, और देखते हैं क्या होता है। तब तक हम लोग बात करते रहेंगे, तमाम इश्यूज आएंगे, कभी महाराष्ट्र, झारखंड या कोई और इशू। आज तो फिलहाल इतने पे ही जान दीजिए, फिर मिलेंगे। प्रेम कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ,
अपने दर्शकों से मैं अनुरोध जरूर करना चाहूंगा, यदि आप प्रणाम इंडिया देख रहे हैं या अनब्रेकिंग देख रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब तो करें ही, इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप इन दोनों चैनलों को सपोर्ट करेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ याद दीजिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।